Hello, good morning, dear students. Today we will do today we will do uh, central. How does the central bank control money supply or flow of credit in the economy? तो हम आज के जो हमारे सेंट्रल बैंक के मुख्य उपकरण हैं उनको पढ़ेंगे। दो तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है। व्हाट आर द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक? फर्स्ट है मात्रात्मक उपकरण, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। सेकंड है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ओके, अब देखिए क्वांटिटेटिव में क्या आता है। क्वांटिटेटिव में आता है हमारा बैंक रेट है, CRR है, और ओपन मार्केट क्रियाएं हैं, ओपन मार्केट क्रिया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कैश रिजर्व रेशो, CRR। ठीक है, कैश रिजर्व रेशो, CRR। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट वैधानिक तरलता अनुपात, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशो। अब देखिए बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वह होती है जिस पर कोई भी बैंक जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देने के लिए तैयार होता है, वह होती है हमारी बैंक रेट। ओके, सेकंड है हमारा, अच्छा उसके बाद देखिए इसमें कुछ पॉइंट हैं। बैंक रेट दर नीति की सफलता के लिए अगर बैंक रेट को सक्सेस के लिए किन किन तत्वों पर निर्भर रहती है। सक्सेस ऑफ बैंक रेट पॉलिसी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट उसमें ऋणों के लिए व्यापारिक बैंकों की केंद्रीय बैंक पर निर्भरता की मात्रा, मतलब किस हद तक व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के ऊपर निर्भर हैं उधार लेने के लिए। अधिक कोष ग्राहकों की उधार की जरूरत पूरी करने के लिए काफ़ी है, तो केंद्रीय बैंक पर निर्भरता बहुत कम होगी। यदि व्यापारिक बैंकों के पास अपने पास इतना पैसा है कि वो ग्राहकों को उधार दे सकते हैं ज़्यादा, तो उनकी केंद्रीय बैंक पर निर्भरता कम होगी, जाहिर सी बात है। सेकंड देखो, व्यापारिक बैंक को केंद्रीय बैंक से फंड्स की मांग की संवेदनशीलता की मात्रा। यदि हम बाजार की दशाओं को देखें और व्यापारिक बैंक दर में छोटी सी वृद्धि या कमी के प्रति संवेदनशील नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में भी बैंक दर की नीति को विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, अगर व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के ऊपर फंड्स की मांग के लिए इतना डिपेंड नहीं रहता है, तब भी बैंक दर की नीति सफल ज़्यादा नहीं हो सकती। थर्ड पॉइंट देखिए, मुद्रा बाजार में ब्याज दर का ढांचा। यदि बाजार में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं अपनी ब्याज दरें उसी प्रकार परिवर्तन कर दें जैसा कि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक से आशा करता है, तो बैंक दर की नीति सफल नहीं हो पाएगी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, बाजार में फंड्स की पूर्ति। बैंक दर की नीति तब भी सफल नहीं होगी जब बैंक साधनों की अपेक्षा गैर बैंकिंग फंड्स के साथ अधिक महत्व रखते हैं। तो ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है भाई, बैंक दर कैसे सक्सेस होने के लिए किन किन तत्वों पर निर्भर करती है, किन किन एलिमेंट्स पर डिपेंड्स करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। खुले बाजार की क्रियाओं से हमारा मतलब ये है कि केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का खुले बाजार में खरीदना और बेचना। ठीक है, ये कह रहा है कि प्रतिभूतियों जैसे राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट है, NSC को बेचने से केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मौजूद नगद कोषों को अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है भाई, ये नगद कोष उच्च बल युक्त मुद्रा होती है जिसके आधार पर व्यापारिक बैंक साख निर्माण करते हैं। खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा यदि नगद कोष में वृद्धि की जाती है तो साख का प्रवाह कई गुना अधिक बढ़ जाएगा, और यदि नगद कोष में कमी की जाती है तो साख प्रवाह में कई गुना अधिक कमी हो जाएगी। ठीक है भाई, यदि हम नगद कोष में वृद्धि करते हैं तो साख का प्रवाह बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। यदि हमारे पास कैश में ज़्यादा मनी होगा तो हम ज़्यादा उधार दे सकते हैं, यदि हमारे पास कैश की कमी होगी तो हम कम उधार देंगे, तो इससे क्या होगा, साख प्रवाह में कई गुना अधिक कमी आएगी। ठीक है, तो ये था ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहाँ पर खुले बाजार में केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का खुले बाजार में बेचना और खरीदना है। ठीक है, इसमें देखो कई पॉइंट दे रखे हैं, क्या क्या एलिमेंट हैं। सक्सेस ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, खुले बाजार की क्रियाएं, OMO का मतलब है ओपन मार्केट ऑपरेशन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। प्रतिभूतियों के बाजार का पाया जाना, एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स। सेकंड पॉइंट है बैंकों के पास कोष। ठीक है, दो एलिमेंट्स पर निर्भर करती है कि हमारे पास प्रतिभूतियों के लिए क्रय विक्रय के लिए सुव्यवस्थित बाजार का होना बहुत ज़रूरी है।
इसके अभाव में खुले बाजार की क्रियाओं का सफल होना संदिग्ध हो जाता है। अगर हमारे पास जगह ही नहीं है कहीं जहाँ पर हम खरीद सकें और बेच सकें, तो ये ऐसे बाजार की व्यवस्था नहीं है, तो ये एलिमेंट सक्सेस नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है बैंकों के पास कोष होना चाहिए। बैंकों के पास, व्यापारिक बैंक के पास अपने अधिक कोष स्वयं रखना चाहते हैं, वो प्रतिभूतियों खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका जैसे विकसित देशों में ऐसा ही है भाई, जिसके कारण खुले बाजार में क्रियाएं वहाँ सफल नहीं है। ठीक है, क्योंकि व्यापारिक बैंकों के पास अपने खुद के पास इतना पैसा है कि उन्हें बाहर आकर खरीदने बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट देखिए कैश रिजर्व रेशो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कैश रिजर्व रेशो। इसका अर्थ क्या है कि बैंक की जो कुल जमाओं का वह न्यूनतम अनुपात है जो उसे केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। देखिए कुछ परसेंट जो है केंद्रीय बैंक के पास अपनी जमाओं का हमें रखना पड़ता है, ये हमारी केंद्रीय बैंक की एक शर्त हो, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए यदि न्यूनतम निधि 10% है, ठीक है, उसमें किसी प्रकार की कुल जमाएं 100 करोड़ है, तो इस बैंक को 10 करोड़ रुपए बैंक के पास रखने होंगे, क्योंकि 10% उन्होंने न्यूनतम निधि अनुपात कैश रिजर्व रेशो की मात्रा 10% वहाँ पर जमा के रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखनी होगी। ठीक है भाई, तो ये एक फिक्स अमाउंट होता है कि 10% उसको अपनी राशि का कमर्शियल बैंक को केंद्रीय बैंक के पास रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। प्रत्येक बैंक को अपनी परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास नगद रूप में या अन्य तरह परिसंपत्तियों के रूप में कानूनी तौर पर रखना पड़ता है, जिसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो भाई बैंक को क्या है अपने पास परिसंपत्तियों के रूप में एक निश्चित नगद रूप में या तरल रूप में रखना पड़ता है, जिसे हम वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। यदि वो बाजार में साख के प्रवाह को कम करना चाहता है तो केंद्रीय बैंक तरलता अनुपात को बढ़ा देता है। यदि केंद्रीय साख का विस्तार करना चाहता है तो वह तरलता अनुपात को घटा देता है, क्योंकि अगर हमारे पास ज़्यादा अपने सेविंग के रूप में ज़्यादा रखेंगे तो हम उधार कम दे पाएंगे, इसलिए केंद्रीय साख का विस्तार करना चाहता है तो वह तरलता अनुपात को घटा देता है। ठीक है भाई, ये है हमारा वैधानिक तरलता अनुपात। CRR और मतलब ये इम्पोर्टेंट तो ये है ही, सारा ही चैप्टर है। नेक्स्ट देखिए मौद्रिक नीति के गुणात्मक साख नियंत्रण उपकरण। ठीक है, इसमें क्या आएगा हमारा मार्जिन रिक्रूटमेंट। सीमांत आवश्यकता से अभिप्राय बैंक द्वारा किसी वस्तु की जमानत पर दिए गए ऋण या जमानत वाली वस्तु के वर्तमान मूल्य के अंतर से, भाई जो उसका प्रेजेंट में वैल्यू है और जिस ऋण पर बैंक द्वारा जमानत पर दिए गए हैं, ये उसका क्या है डिफरेंस है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता। ठीक है, मान लीजिए किसी 100 रुपये का माल जो है बैंक के पास जमानत के रूप में रखा है और बैंक उसे 80 रुपये का ऋण देता है, तो आ गया ना डिफरेंस, तो सीमांत आवश्यकता कितनी होगी 20%। ठीक है, तो ये 20% क्या है हमारा मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए साख की राशनिंग। ठीक है, साख राशनिंग से अभिप्राय विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए साख की मात्रा का एक कोटा निर्धारित कर देते हैं, भाई एक मात्रा निर्धारित कर देते हैं। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटाज फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़, मतलब व्यवसायिक के लिए कोटा डिफरेंट बिजनेस के लिए एक्टिविटी के लिए कोटा निर्धारित कर देते हैं। राशनिंग तब की जाती है जब अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से सट्टे की क्रियाओं के लिए दिए जाने वाले ऋण पर रोक लगानी हो। केंद्रीय बैंक विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए साख का कोटा निश्चित करता है, निर्धारित करता है। ऋण देते समय व्यापारिक बैंक कोटे की सीमा से अधिक ऋण नहीं दे सकते हैं। एक तरह से उनके ऊपर ये लगा लो, एक तरह से उनके ऊपर एक मतलब रोक लगा देता है कि अगर आप ज़्यादा पैसा दोगे तो क्या है लोग ज़्यादा सट्टे में लगाएंगे, तो उस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर एक कोटा निर्धारित किया गया है, एक मात्रा निर्धारित की गई है कि आप इतने से ज़्यादा ऋण नहीं दे सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो प्रत्यक्ष कार्यवाही। प्रत्यक्ष कार्यवाही बैंक कर सकता है। केंद्रीय बैंक को उन बैंकों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही करनी पड़ती है जो साख की नीति का पालन नहीं करते हैं। जो सेंट्रल बैंक निर्धारित करता है उसके विरुद्ध अगर कोई कार्य करता है तो केंद्रीय बैंक एक्शन ले सकता है, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिए इसमें क्या है, मॉरल सेंसन्स, नैतिक प्रभाव। केंद्रीय बैंक सभी बैंकों पर, सदस्य बैंकों पर नैतिक प्रभाव डालकर उन्हें साख नियंत्रण के लिए अपनाई गई नीति के अनुसार काम करने के लिए सहमत कर लेता है। मतलब मॉरल प्रभाव डालकर अपने बैंक जो है साख नियंत्रण के लिए नीति अपनाई गई नीति के अनुसार काम करने के लिए सहमत कर लेता है।
केंद्रीय बैंक का लगभग सभी व्यापारिक बैंकों पर एक मॉरल इफेक्ट होता है, ताकि वे सामान्य बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा साख के विस्तार या संकुचन की सलाह को मान लेते हैं। ठीक है भाई, एक मतलब एक नैतिक तरीके से जो है बैंक के साथ अपना रिलेशन बना के रखता है सेंट्रल बैंक। अब देखिए हमने मतलब दो पॉइंट किए थे, मौद्रिक नीति के उपकरण और विधियाँ, इंस्ट्रूमेंट और मेथड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। दो मेथड है मॉनेटरी पॉलिसी के। इसमें देखो मात्रात्मक उपाय में क्या क्या था हमारा, बैंक रेट था, ओपन मार्केट ऑपरेशन थी, कैश रिजर्व रेशो थी, सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशो था। गुणात्मक में देखो, क्वालिटेटिव में देखो क्या है, मार्जिनल आवश्यकता, साख की राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्रवाई, नैतिक प्रभाव। तो ये थी इम्पोर्टेंट मौद्रिक नीति के मेथड्स मॉनेटरी पॉलिसी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट्स यहाँ से जो है पढ़ सकें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास यहीं पर होती है। अगर आपको इसके MCQ करने हैं तो मेरे पास लिंक में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको MCQ भी करवा दूंगी। वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। मैंने चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है स्टेप वाइज। टुडे कंप्लीट आवर चैप्टर। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ सकें।